जय हिंद दोस्तों, मैं सनी स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर गोल्स में। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं झारखंड में होने वाले उत्पाद सिपाही की परीक्षा में मैथ से संबंधित प्रश्न के लिए प्रैक्टिस सेट। इसमें कुल 10 प्रश्न रहेंगे। उन सभी 10 प्रश्नों का उत्तर के साथ विवरण होगा। तो आइए बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि 25 आदमी किसी कार्य को 27 घंटे में समाप्त करें तो 15 आदमी इस कार्य को कितने समय में समाप्त करेंगे। ठीक है, इसमें क्या है कि 25 आदमी किसी कार्य को 27 घंटे में समाप्त कर रहे हैं, तो 15 आदमी को यदि वही कार्य को करने दे दिया जाए तो कितना समय वो लेंगे। ये बिल्कुल आसान सा प्रश्न है, यूनिटरी मेथड से बनने वाला प्रश्न है। तो आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो देखिए क्या है कि 25 आदमी को कार्य करने में कितना समय लगता है। 25 आदमी को कार्य करने में 27 घंटे का समय लगता है। तो अगर हम एक आदमी का कार्य करने का समय निकाल ले तो एक आदमी को उसी कार्य को करने में क्या लगेगा, मल्टीप्लाई करेंगे 27 गुना 25 दैट इज इक्वल्स टू 657 घंटे लगेंगे। यदि वही एक आदमी के लिए निकाल लिए हम, तो अब 15 आदमी के लिए निकालेंगे तो क्या होगा कि एक आदमी को जितना समय लग रहा था उसे डिवाइडेड बाई क्या करेंगे 15। तो कितने समय आ रहा है, तो 675 डिवाइडेड बाई 15 दैट इज इक्वल्स टू 45 डेज। तो पहले का जो आंसर होगा वो होगा आंसर बी, 45 घंटे। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। दूसरा प्रश्न है 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत कितना होगा। एवरेज से संबंधित प्रश्न है। 3 के प्रथम 5 गुणज किसको कहते हैं वो पहले सीख लीजिए। जैसे देखिए 3 का प्रथम 5 गुणज का बात किया जा रहा है, तो प्रथम 5 गुणज का मतलब जैसे 3 हो गया, सेकेंड गुणज हो गया 6, फिर 9, फिर 12, फिर 15 इन सभी का औसत आपको निकालना है। तो आइए इसका हल देखते हैं। तो देखिए 3 के प्रथम 5 गुणज क्या हो गए, 3, 6, 9, 12 और 15। अब अगर यदि आपको औसत निकालने बोला जाए तो औसत कैसे निकलता है। औसत होता है जितना कुल अंक है सबको ऐड करके जितना नंबर ऑफ अंक है उसे डिवाइड कर दिया। तो 3 + 6 + 9 + 12 + 15 डिवाइडेड बाई 15। तो इसको सॉल्व करने पे कितना आता है 45/5 दैट इज इक्वल्स टू 9। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा आंसर ऑप्शन नंबर बी दैट इज इक्वल्स टू 9। आइए तीसरा प्रश्न देखते हैं। ए की आयु बी से 2 वर्ष अधिक है, बी सी से 2 गुना बड़ा है। यदि ए, बी और सी की कुल उम्र 27 हो तो बी की आयु क्या होगी। ठीक है, ये सिंपल सा लॉजिक का क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है, आपको इक्वेशंस बैठाने हैं और उनको आंसर आपको सॉल्व हो जाएगा। जैसा कि दिया हुआ है कि ए जो है वो ए की आयु जो है वो बी से 2 वर्ष अधिक है। तो ए का आयु मान लेते हैं, अगर हम ए है तो वो क्या होगा, ए इज इक्वल्स टू क्या होगा b+2। तो आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं इक्वेशंस में बैठा के। देखिए जैसा कि प्रश्न में दिया हुआ है कि ए की आयु क्या होगी, तो ए की आयु होगी बी की आयु से 2 साल बड़ी। अब नेक्स्ट प्रश्न है कि बी सी में 2 गुना है, तो बी इज इक्वल्स टू क्या होगा 2 टाइम्स ऑफ सी। यदि हम इसे सी निकाले तो सी क्या होगा, बी की उम्र का आधा होगा। और अगर यदि हम a + b + c यहाँ पे दिया हुआ है कि तीनों की आयु को कुल ऐड करने पे कितना आता है 27, तो a + b + c इक्वल्स टू कितना आता है 27। तो a के जगह में क्या पुट कर सकते हैं, a के जगह में पुट कर सकते हैं b + c, तो b+2 सॉरी, और b के जगह में b ही रहने देते हैं, और c के जगह में क्या पुट कर सकते हैं b/2, तो b/2। जब इनको सॉल्व करते हैं तो क्या आता है, तो ये आता है 5b इज इक्वल्स टू 54 - 4। तो b इज इक्वल्स टू क्या हो गया 50/5 डैट इज इक्वल्स टू b की उम्र कितना निकली 10 वर्ष। तो इसको सॉल्व आउट करने पर b की उम्र 10 वर्ष आ रही है। तो आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है 12 मीटर इंटू 9 मीटर इंटू 8 मीटर विमाओं वाले कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई क्या होगी। देखिए एक रूम है, सिंपल सा एक क्वेश्चन है ये भी। इसमें क्या है कि मान लीजिए एक रूम है, ठीक है, इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी हुई है। ठीक है, तो इसमें सबसे बड़ी छड़ जो हम रख सकते हैं वो कैसे रख सकते हैं, तो वो छड़ जो हम रख सकते हैं उसको हम रख सकते हैं डायगोनली। ठीक है, ये छड़ हम कैसे रख सकते हैं, डायगोनली रख सकते हैं। तो मान लीजिए कि यहाँ से छड़ को रखें और इस कोना तक रखें, सबसे लंबी होगी। रूम के एक सबसे नीचे वाले कोने से
रूम के दूसरे छोर वाले सबसे ऊंचे वाले दीवार पर अटका के अगर हम छड़ी रखते हैं तो सबसे लंबी होगी, लंबी छड़ कम से कम रख सकते हैं। तो इससे हम यहाँ पे हमसे क्वेश्चन जो पूछ रहा है, इसमें पूछा जा रहा है कि इसका डायगोनल की लंबाई क्या होगी, क्योंकि हमको कितनी लंबी छड़ रख सकते हैं, तो छड़ की लंबाई वही होगी जो इसकी डायगोनल की लंबाई होगी। तो आइए इसका हल देखते हैं। तो देखिए लेंथ कितना दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है 12 मीटर, ब्रेथ दिया हुआ है 9 मीटर, हाइट दिया हुआ है 8 मीटर। अब आपसे विकर्ण पूछ रहा है, तो रूम का विकर्ण किसी भी लेंथ ब्रेथ और हाइट दिया हुआ है तो उसका विकर्ण क्या होता है, तो विकर्ण का आपको फॉर्मूला पता होगा, L का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस H का स्क्वायर, यही होगा। तो लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, तीनों का स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या आएगा, रूट अंडर 289, और 289 स्क्वायर रूट से बाहर निकलते क्या आएगा 17 मीटर। इसका मतलब हुआ कि इसका आंसर जो होगा वो होगा 17 मीटर, मतलब कि रूम में सबसे लंबी जो छड़ रखी जा सकती है उसकी लंबाई 17 मीटर होगी। आइए अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। चौदह सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के अंतर्गत खींचे जाने वाले अधिकतम त्रिज्या के वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। ये सारा का सारा क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है, आसानी से बन जाएगी। ये मान लीजिए एक वर्ग है, इसकी भुजा दी हुई है 14 सेंटीमीटर। अब इसके अंदर आपको एक सर्कल खींचना है जो इस वृत्त के अंदर एक सर्कल खींचना है, एक वृत्त खींचना है जो इस स्क्वायर के अंदर में ही होगी। तो देखिए ये सर्कल कैसा खींचा जा सकता है, इस तरीके का सर्कल खींचा जा सकता है। इसकी त्रिज्या क्या होगी, ये इसकी त्रिज्या होगी। तो यदि इस वृत्त को इस वर्ग के भीतर ही बनाना है तो ये जो होगी, ये लंबाई जो होगी वो क्या होगी, ये लंबाई जो होगी वो इस सर्कल का डायमीटर कहलाएगा, व्यास कहलाएगा। तो व्यास हो गया 14, तो त्रिज्या क्या होगी, त्रिज्या जो होता है व्यास का आधा होता है, 14/2 दैट इज इक्वल्स टू 7। ठीक है, आइए इसका हल देखते हैं। वर्ग की जो भुजा है वो कितनी दी हुई है, 14 सेंटीमीटर दी हुई है, जो किसी वृत्त के व्यास के बराबर होगी जिस वर्ग के अंदर में वृत्त को खींचा जा रहा है। वृत्त की त्रिज्या क्या होगी 14/2 दैट इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, पाई का वैल्यू 22/7, आर दिया हुआ है 7, हम आर निकाल लिए थे, 7 का स्क्वायर, तो इसको सॉल्व करने पे क्या आ रहा है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 154 वर्ग सेंटीमीटर। तो आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एक नल की टंकी को 10 घंटे में तथा एक अन्य 15 घंटे में भर सकता है। मान लीजिए कि एक टंकी है, ये टंकी है, इसके ऊपर 2 नल लगा हुआ है, एक ये नल एक ये नल, दोनों से पानी आ सकता है। पहले वाले नल और ये दूसरे नल वाले नल, तो पहले नल की क्षमता है कि ये पहले नल को, यदि हम सिर्फ पहले नल को खोलेंगे तो ये 10 घंटे में पूरी की पूरी टंकी को भर देती है, और यदि दूसरे नल को खोलेंगे तो इसको 15 घंटे का समय लगता है पूरी की पूरी टंकी को भरने में। तो यदि दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाए तो पूरी टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। आइए इसका हल देखते हैं। देखिए पहले नल को लगने वाला समय है 10 घंटा, तो पहले नल की क्षमता क्या हुई, क्षमता मतलब 1 घंटे में वो कितना भर सकता है, नल टंकी का भाग 1/10 भाग भर सकता है। तो दूसरे नल को कितना समय लगता है 15 घंटा का समय लगता है, तो दूसरे नल 1 घंटा में कितना टंकी भर सकता है 1/15, टंकी का 1/15 भाग भर सकता है। अब दोनों नल जब मिलकर टंकी को भरेंगे तब तो समय कम लगेगा। तो पहले का क्षमता था 1/10, दूसरे का क्षमता था 1/15, दोनों को ऐड करने पर क्या आ रहा है 1/6, मतलब कि 1 घंटे में वो टंकी का 1/6 भाग भरेंगे। ठीक है, 1/6 भाग भरेंगे। तो हमसे पूछा जा रहा है कि पूरे टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, तो पूरे टंकी को भरने में 1/6, यहाँ पे क्या बता रहा है 6 क्या है कि
एक टंकी को भरने में 6 घंटे का समय लग रहा है। इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि एक टंकी को भरने में वो 6 घंटे का समय लगेगा, मतलब 1/6 दोनों नल की क्षमता हुई, तो 6 घंटे में पूरे की पूरी टंकी क्या होगी, वो भर देगी। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा 6 घंटा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। 35% को साधारण भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, आइए इसका हल देख लेते हैं। 35% को क्या लिख सकते हैं, प्रतिशत मतलब पर 100, तो 35% को क्या लिखा जा सकता है, तो 35% को लिखा जा सकता है 35/100, और 35/100 को जब सॉल्व करेंगे तो आता है 7/20। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 7/20। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, 1 रुपए की दर से बटन बेचने पर एक दुकानदार को 4% की हानि होती है। इस पर 20% लाभ कमाने हेतु 1 रुपए में कितने बटन बेचने पड़ेंगे। सिंपल सा प्रश्न है, 1 रुपए में 20 बटन बेच रहा है कोई दुकानदार, तो उसको 4% का हानि हो जाता है। वो चाहता है कि 1 रुपए में कितना बटन बेचेगा वो, क्योंकि 1 रुपए में 20 बटन बेचने पर उसको नुकसान हो रहा है 4% का, तो वो 1 रुपए में कितने बटन बेचेगा कि उसको 20% का लाभ हो जाए। ठीक है, आइए इसका हल देखते हैं। देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, 1 रुपए में 20 बटन बेचने पर 4% की हानि होती है, तो उसका सेलिंग प्राइस क्या हो गया, 1 रुपया। कॉस्ट प्राइस क्या हुआ, तो कॉस्ट प्राइस बराबर हो गया 100/100 - 4। 100 - 4 क्यों, इंटू 1। 100/4, 100 - 4 इसलिए क्योंकि कुल में उसको 4% की हानि होती है, तो 4% की हानि -4 कर दिए, इंटू 1 रुपीज़, क्योंकि 1 रुपीज़ में बेच रहा है। तो यहाँ से क्या आया, यहाँ से इसका आंसर आ गया कि इसको 100/96 आता है, डेट इज इक्वल्स टू, उसको सॉल्व आउट करने पे क्या आ रहा है 25/24। इसका मतलब कि उसका कॉस्ट प्राइस कितना पड़ा है 25/24। ठीक है, अब 20% पर लाभ कमाना चाहता है वो, अगर वो 20% लाभ कमाना चाहता है तो उसको कितने में बेचना पड़ेगा, सेलिंग प्राइस क्या होगा, तो सेलिंग प्राइस बराबर क्या होता है, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइडेड बाई 100। तो प्रॉफिट परसेंट कितना हो रहा है, 20% का प्रॉफिट हो रहा है, तो 100 + 20 डिवाइडेड बाई 100। तो इसको जब सॉल्व आउट करते हैं तो पता चल, इसका आंसर आता है 5/4 रुपीज़। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि 5/4 रुपये में 20 बटन बेचता है। ठीक है, तो 1 रुपये में कितने बटन बेचेगा वो, तो 1 रुपये में वो बटन बेचेगा 20 × 5/4, क्योंकि यहाँ से आया 5/4 रुपीज़, तो 20 इंटू इसको 5/4 का जब यहाँ पे 1 रुपये में बेचने के लिए यूनिटरी मेथड का यूज करेंगे तो क्या आएगा, 20 × 4/5 डिवाइड करेंगे तो डेट इज इक्वल टू कितना आएगा 16 बटन। मतलब यदि वही दुकानदार 1 रुपये में 20 की जगह 16 बटन बेचेगा तो उसे 20% का लाभ हो जाएगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न, 1500 रुपये पर 2 वर्ष में उपचित चक्रवृद्धि ब्याज 2496 रुपये है, ब्याज की वार्षिक दर कितनी होगी। सिंपल सा प्रश्न है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्म क्वेश्चन है कि 15,000 रुपये को वो कितने दिन के लिए दे रहा है, 2 वर्ष के लिए। चक्रवृद्धि ब्याज उसको कितना मिलता है 2496 रुपये। आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा जा रहा है। ठीक है, आइए इसका आंसर देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, पी दिया हुआ है 1500, टाइम दिया हुआ है 2 वर्ष, कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है 2496 रुपया। अब ए का फॉर्मूला, अमाउंट बराबर क्या होता है, जितना वो पैसे दिए प्लस जितना इंटरेस्ट मिला, तो ए प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट डेट इज इक्वल्स टू कितना आया 15,000 + 2496 डेट इज इक्वल्स टू 17,496। अब ए अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट इज इक्वल्स टू होता है P × 1 + R/100 टू द पावर T। T क्या है, टाइम है, तो यहाँ से ए के जगह पे पुट करेंगे, सारा का सारा वैल्यू को पुट करने पे अगर यदि इसको हम सॉल्व आउट करते हैं तो यहाँ पे R का वैल्यू जो होगा वो क्या आता है, R का वैल्यू यहाँ पे सॉल्व आउट करने पे आता है 8%। तो यहाँ का आंसर, इसका आंसर क्या होगा 8%, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 10वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 104 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है।
एक व्यक्ति इसी प्लेटफॉर्म को 5 मिनट में पार करता है, उस व्यक्ति की चाल कितनी होगी। ठीक है, एक ट्रेन है, ट्रेन का स्पीड दिया हुआ है कि वो 104 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, रेलगाड़ी की लंबाई दी हुई है 240 मीटर और वो प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करता है। ठीक है, तो एक व्यक्ति इसी प्लेटफॉर्म को 5 मिनट में पार करता है, तो उस व्यक्ति की चाल पूछ रही है। देखिए इस प्रश्न में आपको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले 2 चीज़ चाहिए। पहले आपको प्लेटफॉर्म की लंबाई निकालनी होगी, उसके बाद ही आप व्यक्ति की चाल निकाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे व्यक्ति को समय दिया हुआ है। तो आइए इसका हल देखते हैं, देख लीजिए। माना कि प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है, x है, चाल क्या है 108 किलोमीटर पर आवर। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। यदि इसको जो पिछले वीडियो नहीं देखे हैं वो क्या कर सकते हैं, वो समझ सकते हैं कि किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करने के लिए हमको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए किलोमीटर में हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और आवर की जगह पे क्या लिखेंगे 16 × 60, तो डेट इज इक्वल टू 5/18 आता है। तो इसको सॉल्व आउट करने पे क्या आ रहा है 30 मीटर पर सेकेंड। अब दूरी बराबर पता है आपको, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। चाल दिया हुआ है, ट्रेन की चाल 30 मीटर, दूरी 240 मीटर ट्रेन की लंबाई प्लस x जो हो गए वो प्लेटफॉर्म की लंबाई होगी, डिवाइडेड बाई 20 क्योंकि उसको 20 सेकंड का समय लगता है ट्रेन को। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से x का वैल्यू मतलब प्लेटफॉर्म की लंबाई पता चल जाएगी। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है 360 मीटर। लेकिन हमसे प्रश्न में पूछा जा रहा है कि व्यक्ति अगर यदि प्लेटफॉर्म को 5 मिनट में पार करता है तो उसकी चाल क्या होगी। ठीक है, तो हमको व्यक्ति की चाल बराबर क्या हो गया, दूरी डेट इज इक्वल टू प्लेटफॉर्म की लंबाई डिवाइडेड बाई समय। तो यहाँ पे प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है 360 डिवाइडेड बाई 5 क्योंकि मिनट लग रहा है 5 मिनट। अब 5 मिनट को कन्वर्ट कर लेंगे हम सेकंड में तो क्या आएगा 60, मल्टीप्लाई करेंगे 60 से। तो यहाँ पे सॉल्व आउट करने पे क्या आ रहा है 1.2 मीटर पर सेकेंड। तो इसका आंसर होगा 1.2 मीटर पर सेकेंड। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में भी मैं आप सभी के लिए लेकर आऊँगा प्रैक्टिस सेट पेपर 2। ठीक है, तो तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए और ऑल द बेस्ट। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।